आप सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर संका। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो टॉपिक तीनों भी कैटेगरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे हो कि ये तीन कैटेगरीज है कौन? पहली कैटेगरी लॉ स्टूडेंट्स जो अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो लोग जो अपनी लिटिगेशन में जो अपनी वकालत कर रहे हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी जो है वो है जुडिशरी एस्पायरेंट्स, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं वो टॉपिक का नाम क्या है। डिकोडिंग द करेक्ट अप्रोच टू रीड द बेयर एक्ट्स। जब बेयर एक्ट की बात आती है तो ये तीनों कैटेगरी को दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। आइए समझते हैं बहुत ही सरल, सीधे और बहुत ही अच्छे तरीके से कि बेयर एक्ट होता क्या है, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उसे कैसे याद रखा जाता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स से आपको बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए और उसको कैसे समझा जाए और समझने के बाद उसे कैसे याद रखा जाए उसकी डिकोडिंग मिलेगी। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले बेयर एक्ट होता क्या है। आप सभी को पता होगा कि समाज की जो संरचना है ये लॉ से बनती है। अगर किसी समाज को रेगुलेट करना हो तो लॉ बहुत जरूरी है। हमारा जो सिस्टम है, जो इंडियन लॉ सिस्टम है, ये रिफॉर्मेटिव सिस्टम है। हम रिफॉर्म्स में ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो बेयर एक्ट होता क्या है? बेयर एक्ट एक ऐसी काइंड ऑफ बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप ये मेरे हाथ में एक किताब देखोगे इंडियन एविडेंस एक्ट की, इसे हम बेयर एक्ट कहते हैं। बेयर एक्ट होता क्या है? जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम समाज में होते हैं और जहां पे पार्लियामेंट्स को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकाला जाए, इसका कोई निवारण निकाला जाए, इसलिए वो पार्लियामेंट में एक बिल प्रपोज कर एक लॉ बनाती है। वो लॉ बेसिकली समाज के हित में होता है। उस लॉ से आपको यह समझ में आएगा कि आपको जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो, जब भी कोई ऐसी चीजें समाज में घट रही हो जिससे लोगों के हकों के ऊपर, लोगों के हक होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनके ऊपर जब कोई प्रश्न चिन्ह आता है तब पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉ बनाते हैं। तो समझते हैं कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तब उसको बेयर एक्ट के फॉर्म में एक बुक में या हम एक किताब में उसको ढाला जाता है, उसको पिरोया जाता है। आइए समझते हैं कि ये बेयर एक्ट होता क्या है। जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट में बनता है वो लॉ आपको एक बुक फॉर्म में, जहां पे उसकी प्रॉपर सेक्शन टू सेक्शन एक्सप्लेनेशन दी जाती है और वो हम उसे प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, जिससे हमें आगे जाकर लिटिगेशन में भी और जुडिशरी में भी, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई में भी इसका उपयोग होता है। आइए समझते हैं कि हम बेयर एक्ट क्यों पढ़ते हैं। जब भी आपको लीगल फील्ड में यशस्वी होना हो, अगर आपको सक्सेसफुल होना हो, तो बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आप करंट सिचुएशन के साथ जो लॉ बने हुए हैं उन लॉ को रिलेट कर पाते हो। जैसे एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक वक्त ऐसा था हमारे समाज में कि जहां पे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस होते थे। घरों में औरतों के साथ एक बहुत ही ऐसी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए जिससे औरतों के ऊपर उत्पीड़न किया गया। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट। अगर ये एक्ट भी देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी चीजें समाज में घटती गई जिसको पूर्ण विराम लगाने के लिए हमने ऐसे लॉ को पारित किया गया। अगर आप लॉ प्रॉपरली अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। तीसरा टॉपिक हम समझना है कि इंडेक्स, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई भी बेयर एक्ट हो, जैसे सिविल लॉ का हो या क्रिमिनल लॉ का हो, सिविल लॉ में आपको
बहुत सारे बेयर एक्ट्स मिलेंगे, वैसे ही क्रिमिनल एक्ट्स में भी आपको बहुत सारे बेयर एक्ट्स मिलेंगे। जैसे इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे सिविल लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ये सिविल लॉ में आपको मिलेंगे। तो आपको जरूरत क्या है पढ़ने की, या उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो पहली चीज आपको क्या करनी है? पहली चीज, जब भी आपके पास कोई बेयर एक्ट हो, पहले आपको उस बेयर एक्ट का इंडेक्स पढ़ना है। आप इंडेक्स पढ़ने के बाद आपका बुनियादी फाउंडेशन मजबूत होगा। इंडेक्स पढ़ने के बाद इंडेक्स बेसिकली एक्सप्लेन करता है आपको कि आपको आपकी आगे की पढ़ाई बेयर एक्ट के साथ कैसे करनी है। उसके बाद बेयर एक्ट में सबसे जरूरी बात जो होती है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट अगर किसी बेयर एक्ट का समझ लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे आने वाले जो सेक्शंस होंगे वो बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझ में आएंगे। तो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है इंडेक्स के बाद। आइए देखते हैं जो दूसरा कॉन्सेप्ट बेयर एक्ट के संदर्भ में है, वो है लीगल डिक्शनरी, इंपैक्ट ऑफ लीगल डिक्शनरी। आपको लीगल डिक्शनरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो, कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते हो, सेक्शन टू सेक्शन पढ़ते हो, आपको कुछ ऐसे लफ्ज मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपको उस वर्ड्स के महत्व को या उसकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी। तो आपकी जो लीगल डिक्शनरी है, वो लीगल डिक्शनरी बेसिकली एक्सप्लेन करेगी आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में, इसलिए एक लीगल डिक्शनरी आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि बेयर एक्ट, मतलब ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरे एडवोकेट्स होंगे, उनका दूसरा कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन बेयर एक्ट बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एक सक्सेसफुल एडवोकेसी करनी है, अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, या आपको जुडिशरी में अपने आप को चमकाना है, तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना ही होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट स्किप कर दूंगा, तो वो गलत सोचते हैं। बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। आप जुडिशरी में हो तो आपके सारे क्वेश्चंस बेयर एक्ट से रिलेटेड आपको आएंगे, और जो लोग लिटिगेशन में हैं उनको भी पता होगा, जो अपनी लिटिगेशन कर रहे हैं या जो लिटिगेशन करना चाहते हैं, बेयर एक्ट का महत्व बहुत है। आइए समझते हैं। मैंने अपने अनुभव से कुछ एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे आप बेयर एक्ट को सीधी तरीके से पढ़ सकते हो, सहज तरीके से समझ सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे याद कर सकते हो। तो मैंने मेरी तरफ से एक 5K फॉर्मूला बनाया है। 5K फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? इस 5K फॉर्मूला में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चीज, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेयर एक्ट को डिकोड कर दोगे। अगर आपने ये साइकिल पूरी अगर इस्तेमाल की आपने 5K फॉर्मूला की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सहज तरीके से बेयर एक्ट को डिकोड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसका अमल कर सकते हो, और अमल करने के बाद उसमें आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो। तो आइए समझते हैं क्या। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी आप बेयर एक्ट आपके हाथ में होगा, फिर वो कोई भी लॉ का हो, वो कोई भी एक्ट हो, इंडियन पिनल कोड हो, सिविल प्रोसीजर कोड हो, या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, या शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट हो, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, या ऐसे कोई भी अलग एक्ट्स हो जहां पे बेयर एक्ट है, आपको मेक श्योर करना है कि वो बेयर एक्ट्स को फर्स्ट रीडिंग देनी है। फर्स्ट रीडिंग मतलब आपको प्लेनली वो सारी चीजें पढ़नी है। मतलब क्या पढ़नी? मतलब सेक्शन 1 फ्रॉम स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट के बाद सारे जो सेक्शंस हैं आपको क्लियरली सारी बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़नी है। लेकिन आपको ये फर्स्ट रीडिंग के पहले फॉर्मूला में आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको जो वर्ड्स आपको उसकी मालूमात ना हो, आपको उसकी समझ ना हो, आपको ऐसा लगता है कि उसकी समझ लेने के लिए मुझे डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, वो सारे वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। ये फर्स्ट रीडिंग में करना है। आप जब वो वर्ड्स को अंडरलाइन करते हो, तब
लीगल डिक्शनरी का इंपैक्ट यहां पे आता है, लीगल डिक्शनरी का यूज यहां पे आता है। तो पहली रीडिंग में आपको सिर्फ बेयर एक्ट को पढ़ना है, सेक्शन टू सेक्शन, एक्सप्लेनेशन, जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स भी, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। और पढ़ने के बाद वो सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिससे आप उसका अर्थ एक लीगल डिक्शनरी में ढूंढ सको। हमारा 5K फॉर्मूला का दूसरा फॉर्मूला ये है सेकेंड रीडिंग। जब आपका पहली बार पूरा बेयर एक्ट रीड होके हो जाएगा, आपने वर्ड्स भी अंडरलाइन कर लिए होंगे, जब आप उस वर्ड्स की मीनिंग भी ढूंढ लेते हो, उसके बाद आपको सेकेंड रीडिंग फिर से स्टार्ट करनी है। सेकेंड रीडिंग में आपको कलर पेन्स और कुछ ऐसे स्टिकी नोटपैड्स का इस्तेमाल करना होगा, जिस स्टिकी नोटपैड की वजह से कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपको उस कलर पेन से उसको हाईलाइट करना होगा। और जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये स्टिकी नोटपैड पे आप अपनी कुछ चीजें उस पे लिख सकते हो, तो आप ये सेकेंड रीडिंग में आपको करना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई शॉर्टकट है, तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। The only thing which I want to suggest you is this: always try to make it difficult for you. The more you make it difficult, the success will be there with you. So let's understand the third formula. अभी जब सेकेंड बार आप रीडिंग कर दोगे, जो आपको लगे वो सारी लाइंस आपने लिख दी या हाईलाइट कर दी, तीसरी रीडिंग आपको करनी है। तीसरी रीडिंग में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली यूज करना है। वो इंग्रेडिएंट्स को आपको बेसिकली आपके नोट्स बनाने हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जैसे सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी इंटेंशन बहुत जरूरी होता है, वैसे ही सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 300 वी कैन से डेफिनेशन ऑफ मर्डर, सेक्शन 302 फॉर एग्जांपल, सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, 376, 379, 149, ये सारे सेक्शंस है। लेकिन ये सारे सेक्शंस के अंदर ऐसे कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे जो ऑफेंस हुआ है, जिस बंदे ने ऑफेंस किया है, उनके सारे इंग्रेडिएंट्स उस सेक्शंस में अगर मिलते हो तो ही वो ऑफेंस माना जाता है। अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, आपको नोट डाउन करोगे तो स्लोली आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो इंक्रीज होते जाएगी। तीसरे फॉर्मूला में एक्सट्रैक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स, आपको आपकी एक नोटबुक में सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, मतलब आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड टू ऑल द सेक्शंस व्हिचएवर बेयर एक्ट यू आर रीडिंग। आफ्टर दैट, उसके बाद जो चौथा फॉर्मूला है बेयर एक्ट को डिकोड करने का, वो है मेकिंग योर ओन नोट्स। आई ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग माई ओन नोट्स। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि हमारे नोट्स होने चाहिए। एक अच्छी सी नोटबुक में आपको जो कुछ आपने पढ़ा है वो सारा नोट्स के रूप में बनाना है। जब भी आप बनाओगे, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, स्कूली दिनों से कॉलेज के दिनों तक, कॉलेज के दिनों से मास्टर्स डिग्री तक, एक स्टूडेंट जो लिखता है और एक स्टूडेंट जो पढ़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा है पढ़ाते हुए, मैंने ये अनुभव किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पढ़ने के बाद उनको याद रहता है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लिखने के बाद उन्हें याद रहता है। तो मैं ये कर रहा हूं, मैं आप बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पढ़ना भी है और आपको लिखना भी है। अगर आप लिखने वाली कैटेगरी हो तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, अगर आप पढ़ने वाली कैटेगरी हो तो भी आपको वो चीज़ याद रहेगी। अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकलेक्ट कर पाओगे। ये एक ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक समझ लेते हो तो आप बेयर एक्ट के इस प्रॉब्लम को डिकोड कर सकते हो। तो आपके नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है बेयर एक्ट को समझने के लिए, बेयर एक्ट को याद करने के लिए। उसके बाद जो पांचवी चीज़, जो पांचवा फॉर्मूला है 5K फॉर्मूला में से, वो है इम्पैक्टफुल फ्रेंड। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि इम्पैक्टफुल फ्रेंड होता क्या है।
इंपैक्टफुल फ्रेंड हमारा वो फ्रेंड होता है जिसे हम स्टडी सर्कल में अपने साथ रखते हैं। फिर वो आपका कलीग हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है। आपने जो कुछ पढ़ा हो वो आपको बताना है, उसका डिस्कशन होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर यू हैव रेड फ्रॉम द बेयर एक्ट, वो आपको आपसे कोई छोटा हो सकता है, आपसे कोई बड़ा हो सकता है, आपके ही फील्ड का कोई फ्रेंड हो सकता है। आपको पढ़ना है और आपको वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है। ये बहुत ही जरूरी वाला फॉर्मूला है। तीसरी कैटेगरी जो मैं कहता हूं कि कुछ लोग बोलने के बाद याद रखते हैं, मैं उनमें से एक हूं। मैं बोलता हूं लेक्चर्स में, मुझे याद रहती है वो सारी चीजें। तो जब भी आप पढ़ोगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ मेकिंग योर नोट्स एंड फिफ्थ डिस्कसिंग विथ योर बिलीव्ड पीपल हु आर क्लोज टू यू। आपको उनको बताना है, जो भी आपने कुछ पढ़ा होगा वो सारा आपको बताना है। मुझे ऐसा लगता है ये चीजें अगर आपने सही तरीके से विदाउट डूइंग एनी चीटिंग अगर आपने कर दी तो मैं 110% श्योर हूं कि आप ये बेयर एक्ट के प्रॉब्लम को बहुत ही सहज और सीधी तरीके से डीकोड कर पाओगे। यह कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।